अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ महरान शौकत। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्निज़म और पोस्ट मॉडर्निज़म को। 1837 से लेकर 1901 तक का जो दौर था वो टाइम पीरियड कहलाता है विक्टोरियन एज। क्योंकि उस टाइम पे क्वीन विक्टोरिया रूल कर रही थी, तो क्वीन विक्टोरिया की डेथ हुई 1901 में। तो उसकी उनकी डेथ के बाद एडवर्ड सेवन थ्रोन पे आ गया और इसी वजह से एडवर्डियन एरा शुरू हो गया। और 1901 में ही जब क्वीन विक्टोरिया की डेथ हुई है उसके बाद से मॉडर्न एज स्टार्ट हो जाती है। और 1901 से लेकर 1945 तक का जो टाइम पीरियड था, हम अच्छे से जानते हैं कि 1945 में क्या हुआ था। वर्ल्ड वॉर टू एंड हुई थी। 1939 से लेकर 1945 तक ये 6 साल का जो अरसा था, 6 ईयर्स का जो टाइम पीरियड था, ये वर्ल्ड वॉर टू का टाइम पीरियड था। तो 1945 तक मतलब वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पीरियड में ज़ाहिर सी बात है लिटरेचर ना होने के बराबर लिखा गया था उन 6 सालों में। तो हम यही कहेंगे कि 1945 तक का टाइम पीरियड मॉडर्न एज कहलाता है। और वर्ल्ड वॉर टू के बाद का जो एरा है 1980s तक, मोस्ट कॉमनली 1984 तक कुछ लोग कह देते हैं, तो 1980s तक का जो टाइम पीरियड है वो पोस्ट मॉडर्न एज कहलाता है। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस हम देख लेते हैं। मॉडर्न एज जो है 1901 से 45 तक है और पोस्ट मॉडर्न 1945 से 1980s तक है। अब एजिस से ही पता लग रहा है, हमें टाइम पीरियड से ही पता लग रहा है कि मॉडर्निज्म का फोकस होगा वर्ल्ड वॉर वन पे, पोस्ट मॉडर्निज्म का फोकस होगा वर्ल्ड वॉर टू पे। अब मॉडर्निज्म जो है उसने रिजेक्ट किया रियलिज्म को, और पोस्ट मॉडर्निज्म है उसका फोकस था सीधा सीधा इलॉजिकल थिंकिंग पे। मतलब जो मॉडर्निज्म था, अब रियलिज्म और रियलिटी में फ़र्क क्या होता है। रियलिज्म से मुराद है कि कैसे हम जिस चीज़ को रियलिटी मानते हैं, एक चीज़ होती है रियलिज्म, एक होती है रैशनैलिटी। इन दोनों में फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। रियलिज्म ये होता है कि जो हमें लगता है ठीक है, रैशनैलिटी प्रॉपरली लॉजिक पे बेस करती है। तो फिर मॉडर्न एज जो थी इसने रियलिज्म को रिजेक्ट किया कि आपको क्या लगता है दैट डजेंट मैटर, लॉजिक पे चलना चाहिए, लॉजिक से ढूंढो चीज़ों को, क्वेश्चन करो। ये फोकस किया मॉडर्न एज ने। तो इसीलिए इन्होंने रियलिज्म को रिजेक्ट किया, रैशनैलिटी को अपनाया, लॉजिक को अपनाया। और इसी के अगेंस्ट पोस्ट मॉडर्निज्म जो था, इन्होंने इलॉजिकल थिंकिंग को अपनाया। इलॉजिकल क्यों हो गई ये? क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन 1914 से 18 तक हुई और उसमें 20 to 30 मिलियन डेथ्स हुई। वर्ल्ड वॉर टू 1939 to 45 हुई, उसमें 50 to 60 मिलियन डेथ्स हुई। अब इतनी सारी करोड़ों डेथ्स जब हुई हैं, तो फिर इसके बाद लोगों के माइंड में एक अजीब सा कॉन्सेप्ट बैठ गया जिसको हम एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म से मुराद है अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करना, गॉड की एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करना, अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ की एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करना। क्योंकि कोई भी किसी की हेल्प करने को नहीं था, जिसने हेल्प करनी थी वो खुद या तो इंजर्ड था या डेड था। तो फिर कौन हेल्प करने आता है? ऐसे में लोगों का यकीन उठ गया खुदा से। तो टोटली वो पहले तो लॉजिक के हिसाब से ढूंढते रहे हर चीज़ को, हर मीनिंग को। एट दी एंड जब थक गए, उन्हें लॉजिकल अंदाज में मीनिंग नहीं मिला, तो उनकी लाइफ एब्सर्ड हो गई, इलॉजिकल हो गई। तो इसीलिए जो पोस्ट मॉडर्न एज के राइटर्स हैं वो मोस्टली फोकस करते हैं इलॉजिकल थिंकिंग पे। एब्सर्ड ड्रामा जो हमारे सामने आता है वो उसी इलॉजिकल थिंकिंग का ही एक चाइल्ड है, जो हमारे सामने एक लिटरेचर की फॉर्म में आ जाता है। अब उसके बाद जनरली अगर मॉडर्निज्म का पूछा जाए कि मॉडर्निज्म है क्या, तो इट इज़ अ रिएक्शन अगेंस्ट द ओल्ड कन्वेंशंस। जो पुराने दौर की रिवायात थी, ट्रेडिशनल स्टाइल्स थे, उन सब के खिलाफ एक रिएक्शन था। और मॉडर्न एज को एज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन भी कहते हैं, क्योंकि लिटरेचर के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। क्योंकि साइको एनालिसिस थेरी आ गई थी इससे 40-50 साल पहले। डार्विनिज्म आ गया था, चार्ल्स डार्विन की थेरी ऑफ एवोल्यूशन। अब 20th सेंचुरी के स्टार्ट में साइको एनालिसिस। तो इन चीज़ों ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया पूरे लिटरेचर को। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ गए, जो हम इस वीडियो के एंड पे डिस्कस करेंगे। तो मॉडर्निज्म जो है वो रिजेक्शन ऑफ कन्वेंशंस था, और पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो मिक्सचर था ऑफ न्यू एंड ओल्ड कन्वेंशंस। मतलब पोस्ट मॉडर्निज्म के पास दो तीन बातें थी, या तो टू मेक न्यू थिंग्स या फिर टू मेक थिंग्स न्यू। अब या तो
नई चीज़ें, टोटली नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को बनाया जा सकता है, बिल्कुल नई चीज़ें फर्स्ट टाइम, या फिर पुरानी चीज़ों को ही नया किया जा सकता है। तो इसीलिए मॉडर्निज्म जो है वो सीधा सीधा रिजेक्शन था पुरानी रिवायात का, पुरानी कन्वेंशंस और ट्रेडिशंस का, और पुराने कस्टम्स का। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो रिजेक्शन भी था पुरानी रिवायात का, लेकिन कुछ पुरानी रिवायात को एक्सेप्ट भी कर रहा था वो। और उसके बाद मॉडर्निज्म के अंदर अथॉरिटी थी ऑफ क्रिटिसिज्म। मतलब अगर किसी ने एनालाइज करना है किसी चीज़ को, तो उसको हेल्प लेनी पड़ती थी क्रिटिक्स की, क्योंकि इंसान अभी खुद उस लेवल तक, उस स्टेज तक नहीं पहुंचा था लॉजिक की, कि वो अपना पर्सपेक्टिव डेवलप कर सके। तो इसीलिए उन्हें लोगों के पर्सपेक्टिव्स को पढ़ के, डिफरेंट क्रिटिक्स के रिलीजन को, ऐसी चीज़ों को फोकस करके फिर क्रिटिसाइज़ करना पड़ता था किसी चीज़ को। तो इसी को कहते हैं कि क्रिटिसिज्म की अथॉरिटी थी। लेकिन पोस्ट मॉडर्न एज में, वर्ल्ड वॉर 2 में जब 50 to 60 मिलियन डेथ्स हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, हर इंसान प्रॉपरली उसने फेस किया डेथ को, फेस किया उसने उन हार्डशिप्स को, उन मुश्किलात को। तो इसी वजह से इन हर इंसान अपने आप में एक क्रिटिक बन गया, क्योंकि हर इंसान ने अपने आप में ही एक क्वेश्चन शुरू कर दिया गॉड से, कि भाई गॉड है भी कि नहीं, जो हमें बचाने नहीं आया। अगर गॉड होता तो हमें बचाने आता। हर चीज़ की एग्जिस्टेंस तलाश करनी उन्होंने शुरू कर दी, कि अगर हमारे घर में एक टेबल पड़ा हुआ है लकड़ी का, तो लकड़ी कहाँ से आई है, वो आई है दरख्त से। दरख्त कहाँ से आया, बीज से। बीज कहाँ से आया, फ्रूट से। फ्रूट एक पिछले दरख्त से, वो कहाँ से आया, वो उससे पिछले दरख्त से। तो इसी तरह लड़ी चलती रहती है पीछे को। और फर्स्ट ट्री कहाँ से आया, तो यहाँ पे जाके एक थिन लाइन है बिटवीन बिलीफ एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। अगर तो बिलीफ है तो हम कहेंगे गॉड ने बनाई है। और क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से लोगों का बिलीफ सिस्टम ख़राब हो चुका था, क्योंकि गॉड हेल्प करने नहीं आया, लोगों का बिलीफ उठ गया गॉड से, तो फिर वो एग्जिस्टेंशियलिज्म की तरफ चले गए कि जब लॉजिक ही नहीं है हमारे पास कि गॉड ने बनाया इस दरख्त को, तो फिर ठीक है, गॉड नहीं है। तो ये इसीलिए हर इंसान जो था वो अपने आप में एक क्रिटिक बन गया। अब मॉडर्निज्म के अंदर मीनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन मीनिंग उस टेक्स्ट के अंदर जो है, मेन फोकस जो है मीनिंग पे, वो उसके अंदर का सेंट्रल थीम ढूंढते थे मॉडर्निस्ट राइटर्स। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म में मीनिंग ओपन एंडेड होता था। हर राइटिंग के अंदर कोई एक ऐसा क्वेश्चन होता था जो डिबेटेबल होता था, और सिर्फ उसी राइटिंग के अंदर नहीं, रीडर्स भी खुद उस क्वेश्चन को सोचने पे मजबूर हो जाते थे। ओपन एंडेड क्वेश्चन को इसीलिए कहा गया ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्योंकि लोग अपना दिमाग लड़ाने की कोशिश करते थे उस क्वेश्चन के बारे में। जिस तरह एपिक थिएटर इंट्रोड्यूस करवाया गया पोस्ट मॉडर्न एज में, तो एपिक थिएटर के अंदर भी यही कुछ था कि ऑडियंस खुद ब खुद ऑब्जर्वर हो जाती है, क्रिटिक हो जाती है, वो सोचने पर मजबूर हो जाती है। और उसके बाद मॉडर्निज्म में हायरार्की जो थी, एक ऑर्डर था, वो सेट था अभी तक। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में ऑल दो डेथ्स तो बहुत ज़्यादा हुई थी, 20 से 30 मिलियन डेथ्स, 20 to 30 मिलियन, लेकिन अभी तक ऑर्डर कुछ मेंटेन था। अभी तक लोगों को रिलीजन पे बिलीफ था। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद टोटली वो ऑर्डर जो था ख़राब हो गया, कोई ऑर्डर नहीं रहा उसके अंदर। तो इसीलिए हम उसको कहेंगे कि नो हायरार्की एंड नो ऑर्डर। और मॉडर्निज्म जो थी वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच थी। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो सब्जेक्टिव अप्रोच है। इसके अंदर राइटर अपने आप को इंक्लूड करते थे पोस्ट मॉडर्निज्म में, और मॉडर्निज्म में अपने आप को अलग रखते थे उस चीज़ से, और टेक्स्ट से अपने आप को अलग रखते थे। सब्जेक्टिव अप्रोच वो होती है जो रोमांटिक पोइट्स किया करते थे, अपने आप को अपनी पोइट्रीज में इंक्लूड किया करते थे। तो मॉडर्निज्म वाले जो थे, ये एब्स्ट्रैक्ट एक ट्रुथ को ढूंढ रहे थे। हर राइटिंग के अंदर, हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई ऐसा ट्रुथ ढूंढ रहे थे ये, कि इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद है, उस मकसद को ढूंढना चाहिए। अब मॉडर्न एज के अंदर तो क्योंकि अभी तक लोगों का रिलीजन पे बिलीफ बाकी था, तो इसलिए लोग अपने उस एब्स्ट्रैक्ट ट्रुथ को ढूंढ रहे थे कि गॉड ने हमें किस पर्पज़ के लिए पैदा किया। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म में इतना इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरने के बाद वो लोग यूनिवर्सल ट्रुथ ढूंढना शुरू हो गया, कि असल ट्रुथ क्या है, इस कायनात की हकीकत क्या है, एग्जिस्टेंस जो है वो हमें तलाश करनी है। तो उस एग्जिस्टेंस के लिए हमें आगे से आगे बढ़ना पड़ेगा, और इस रिलीजन को पीछे छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि फ्रेडरिक नीट्शे एक जर्मन फिलोसोफर था और थिंकर था, एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसोफर। उसने अपनी फेमस फिलॉसफी जो दी थी, उसके अकॉर्डिंगली उसने यही कहा था कि मैन इज़ अ रोप टाइड बिटवीन अ सुपरमैन एंड अ बीस्ट, अ रोप ओवर एन एबिस। कि इंसान जो है
वो एक बीस्ट और एक सुपरमैन के दरमियान एक रस्सी बंधी हुई है, और वो रस्सी एक खाई के ऊपर है कि इंसान जब भी अपनी एग्जिस्टेंस को तलाश करने की कोशिश करता है सुपरमैन की तरफ, सुपरमैन से मुराद उसकी मॉरल परफेक्शन थी कि इंसान उस सुपरमैन की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, उतने में ही उसकी जो बीस्ट साइड है वो उसको अपनी तरफ धकेल लेती है। और उस फ्रेडरिक नीट्शे ने बीस्ट कहा था रिलीजन को, और ऐसे में ही इंसान दरमियान में लटका रहता है। तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ तलाश करना हमारी ज़िंदगी का मकसद है, ये कहते थे पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स। और मॉडर्निज्म वाले जो थे वो इनर सेल्फ पे फोकस करते थे, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म वाले जो थे वो टेक्स्ट को ओपन एंडेड छोड़ देते थे, और उसके अंदर बहुत सारे मीनिंग्स की गुंजाइश बच जाती थी। अब फेमस जो ऑथर्स थे मॉडर्निज्म में, वो अर्नेस्ट हेमिंगवे, बहुत फेमस ऑथर, जिसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था अपने फेमस नावल ओल्ड मैन एट द सी की वजह से। विलियम फॉल्कनर को भी नोबेल प्राइज़ मिला था, टी.एस. एलियट को भी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, डब्ल्यू.बी. येट्स। इवन ये मॉडर्निज्म के जितने सब के सब नाम मैंने लिखे हैं, ये सब के सब को नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं। और पोस्ट मॉडर्निज्म में भी सैमुअल बेकेट को भी नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, विलियम गोल्डिंग को भी नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, और बाकियों को पुलित्ज़र प्राइज़ लाजमी मिला है। तो ये कुछ ऑथर्स थे मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के। अब उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थी जो पूरे मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर बड़ी फेमस हुई लिटरेचर के अंदर। इसीलिए कहा जाता है कि 20th सेंचुरी जो थी, इट वाज द एज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। लिटरेचर के अंदर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। सबसे पहले आयरनी। आयरनी मीनिंग बिहाइंड द सरफेस मीनिंग, तंजिया अंदाज में कोई ऐसी बात, कोई डीप बात कर देना, क्रिटिसाइज कर जाना किसी को। तो आयरनी बेसिकली हमारे पास तीन किस्म की होती है: वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी और ड्रामेटिक आयरनी। वर्बल आयरनी क्या होती है? मुंह से बोलकर जो तंज किया जाता है। जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि एक इंसान अपने बाल बिल्कुल कटवा कर आ जाए, सर बिल्कुल खाली हो, बगैर बालों के हो, तो हम उसको देखकर अगर ये कहें कि कितने लंबे लंबे बाल हैं तुम्हारे, तो ये जो है ये एक वर्बल आयरनी है, हमने मुंह से बोलकर जो तंज किया। और उसके बाद सिचुएशनल आयरनी, वो ये होती है कि अगर स्टेज पर फॉर एग्ज़ाम्पल दो कैरेक्टर्स हमारे सामने मौजूद हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं किसी थर्ड कैरेक्टर के बारे में कि वो कैरेक्टर जब आएगा तो देखना ये हरकत करके आएगा। अब वो थर्ड कैरेक्टर जब आता है वही हरकत करके, तो वो पहले दो लोग हंस रहे हैं। अब ऑडियंस को तो पता है क्यों हंस रहे हैं, उन दोनों कैरेक्टर्स को भी पता है, लेकिन उस थर्ड पर्सन को नहीं पता क्यों हंस रहे हैं। तो ये कहलाता है सिचुएशनल आयरनी, सिचुएशनल तंज किया उसके ऊपर। और उसके बाद ड्रामेटिक आयरनी, थर्ड टाइप है इस आयरनी की। जिस तरह चार्ली चैपलिन किया करता था अपनी मूवीज़ के अंदर, अपनी शॉर्ट हाइट की वजह से उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे, तो वो अपनी काफ़ी सारी उस चीज़ों में अपनी मूवीज़ के अंदर वो अपनी शॉर्ट हाइट की वजह से फ़न क्रिएट करता था। वो असल में आयरनी होती थी, जिसको ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। बगैर कुछ बोले ड्रामेटिक अंदाज में एक्टिंग करके जो किसी सोशल प्रॉब्लम पे या अपनी किसी पर्सनल किसी प्रॉब्लम पे सटायर हो। अब उसके बाद सटायर वो पूरी का पूरी लिटरेचर पे बेसिकली अप्लाई होता है। कोई एक पूरी की पूरी राइटिंग सटायर हो सकती है, जैसे जोनाथन स्विफ्ट का गिलिवर्स ट्रैवल सटायर था सोसाइटी पे, चौसर का कैंटरबरी टेल्स सटायर था सोसाइटी पे। उसके बाद आ जाती है प्लेफुलनेस। प्लेफुलनेस वही कॉन्सेप्ट है जिस तरह लिटरेरी डिवाइस हमारे पास एक आ जाता है पन, PUN, मतलब प्लेइंग विद वर्ड्स। वर्ड्स जो हैं वो प्ले करते हैं हमारे साथ, अल्फाज को घुमा फिरा कर एक ही बात, मतलब एक ही बात को घुमा फिरा कर हम बता देंगे, तो वो कहलाता है प्लेफुलनेस। फॉर एग्जांपल एक लाइन है कि टाइगर एट द स्नेक एंड इट डाइड, कि टाइगर एट द स्नेक, टाइगर ने सांप को खाया, एंड इट डाइड, अब हमें ये नहीं पता मरा कौन है इन दोनों में से। तो ये है अल्फाज से खेलना। राइटर्स जो थे अल्फाज से खेलना शुरू हो गए इस मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न एज में, 20th सेंचुरी में। उसके बाद है पेस्टिश। पेस्टिश पेस्ट से निकला है, कॉपी पेस्ट करना। तो इस पेस्टिश से मुराद यही है कि वो स्टोरी जो डिफरेंट जगहों से कुछ चंक्स, एक चंक मैंने एक स्टोरी से उठाया, एक चंक या थीम मैंने दूसरी स्टोरी से ली, काफ़ी सारी स्टोरी से मैंने डिफरेंट थीम्स इकट्ठी करके मर्ज करके एक स्टोरी बना दी, तो वो कहलाती है पेस्टिश। ऐसी राइटिंग जिसके अंदर डिफरेंट थीम्स, डिफरेंट स्टोरीज़ की थीम्स मर्ज हों, उसको पेस्टिश कहते हैं। या एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको अगर दे दूँ, जिस तरह लिटरेचर में से तो नहीं है एग्जांपल, ये जनरली मूवीज़ की एग्जांपल है। अब आयरन मैन की अलग से सीरीज़ है, और उसके बाद स्पाइडर मैन की अलग से सीरीज़ है, कैप्टन अमेरिका अलग से सीरीज़ है, ब्लैक विडो,
इनकी अलग से सीरीज़ है। ये सारी की सारी सीरीज़ को मिक्स करके एवेंजर्स एक मूवी में ये रख देते हैं। तो कैरेक्टर्स हर जगह से आए हैं, डिफरेंट जगहों से, लेकिन मूवी एक है। तो इसी तरीके से डिफरेंट कैरेक्टर्स या डिफरेंट थीम्स उठाई जाएँ पूरे लिटरेचर से और उनको मर्ज करके एक जगह पे पेस्ट कर दिया जाए, तो वो कहलाता है पेस्टिश। ये एक टेक्निक है लिटरेचर राइटिंग की। उसके बाद इंटरटेक्चुअलिटी। इंटरटेक्चुअलिटी से मुराद ये है कि कोई फेमस कैरेक्टर जो किसी और टेक्स्ट में जंप करके आ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज नावल लिखता हूँ और उस नावल के अंदर एक कैरेक्टर हैमलेट इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। अब हैमलेट नाम का एक ही बंदा बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है शेक्सपियर का प्ले। उसमें जो प्रिंस हैमलेट था वो, अब वो हैमलेट का कैरेक्टर उस टेक्स्ट से जंप करके मेरे टेक्स्ट में आ गया, तो इसको कहते हैं इंटरटेक्चुअलिटी, टेक्स्ट्स के दरमियान जंप करना। और उसके बाद आ जाती है हमारे पास मेटाफिक्शन। अब ये मेटाफिक्शन जो है, फिक्शन हम कहते हैं मनगढ़ंत स्टोरी को, नैरेटिव स्टाइल में लिखी जाने वाली एक स्टोरी, उसको फिक्शन कहते हैं। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, फिक्शन के बियॉन्ड। अब ये एक ऐसी राइटिंग होती है जिसके अंदर मतलब एक अगर ऑथर बैठ के अपना नावल लिख रहा है, हमने इस चीज़ पर एक नावल लिख दिया, मतलब हमारा नावल कोई पढ़ेगा और वो स्टोरी एक ऐसे बंदे के बारे में होगी जो अपना नावल लिख रहा है, तो ये है मेटा फिक्शन। उस फिक्शन के भी बियॉन्ड बैठकर देखना, जिस तरह हम देखते हैं कि मूवीज़ के अंदर मूवी बनाई जा रही होती है। मतलब एक ऐसी थीम मूवी की ऐसी होती है जिसके अंदर मूवी बनानी होती है। कोई अपने एक्टर्स को ढूंढ रहा है, फिर वो लाइट्स और कैमरास वगैरह और ऐसी चीज़ें एडजस्ट की जा रही हैं और उसके अंदर मूवीज़ बनाई जा रही हैं। काफ़ी सारी एग्जांपल्स हमारे पास ऐसी आ जाती हैं। तो सिमिलरली, अगर एक नावल के अंदर एक स्टोरी है और उस स्टोरी में एक बंदा नावल लिख रहा है, तो ये है मेटाफिक्शन, उस फिक्शन के बियॉन्ड चले जाना। उसके बाद दो कॉन्सेप्ट्स हैं, मैक्सिमलिज्म और मिनिमलिज्म। ये थोड़ा सा इनमें फ़र्क है। मैक्सिमलिज्म से मुराद, ये बेसिकली पेंटिंग के रिलेटेड टर्म्स हैं, और मैक्सिमलिज्म से मुराद है ज़्यादा से ज़्यादा पेंट यूज़ करना या मैक्सिमम चीज़ें एक पेंटिंग के अंदर बना देना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग्स को पोर्ट्रे करे। और मिनिमलिज्म होता है सिंपलिस्टिक स्टाइल रखना, बिल्कुल सिंपल सा स्टाइल रखना। तो ये दोनों टेक्निक्स लिटरेचर में भी यूज़ की जा रही थी 20th सेंचुरी में। कुछ लोग बहुत ज़्यादा टेक्स्ट इंक्लूड कर देते थे, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी वोकेबलरी यूज़ कर लेते थे, जगह जगह एलुजन्स होती थी, सिम्बोलिज्म्स, आयरनी और ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। कुछ लोग मिनिमलिस्टिक अप्रोच अपनाते थे कि मतलब बहुत सिंपल अंदाज में अपनी बात कन्वे कर देते थे। और उसके बाद एक्सप्रेशनिज़म। एक्सप्रेशनिज्म भी बेसिकली पेंटिंग के रिलेटेड एक मूवमेंट थी जो बाद में लिटरेचर में ऐड हो गई। अब एक्सप्रेशनिज्म से मुराद ये है कि कोई ऐसी पेंटिंग जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, बहुत फेमस कोई पेंटिंग है, उसके एक्सप्रेशंस को हम बिगाड़ दें या उसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस पैदा कर दें, और वो चेंजेस पैदा करने से उसकी स्टोरी ही बदल जाए, तो इसको कहते हैं एक्सप्रेशनिज्म। अब हर पेंटिंग जो है वो अपनी स्टोरी अपने मुंह से बता रही होती है, लेकिन अगर हमने उसी के एक्सप्रेशंस को चेंज कर दिया तो वो टोटली बदल जाएगा। और इसको हम कहेंगे एक्सप्रेशनिज्म। और लिटरेचर में भी इसी अंदाज से ही ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी लिटरेचर को चेंज करके अपने पर्सपेक्टिव से बयान कर देना इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशनिज्म। अब उसके बाद मैजिक रियलिज्म आ जाता है। अब मैजिक रियलिज्म से मुराद एक ऐसी राइटिंग है तो वो फिक्शन की राइटिंग जिसके अंदर रियलिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एक मनगढ़ंत स्टोरी है, एक नॉवल टाइप, लेकिन उसके अंदर कोई रियलिस्टिक कैरेक्टर आ जाए, उसको मैजिक रियलिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह डॉक्टर फॉस्टर्स लिखा था क्रिस्टोफर मार्लो ने। अब डॉक्टर फॉस्टर्स की स्टोरी एक मनगढ़ंत स्टोरी थी, लेकिन उसके अंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट आ गया जो कि रियल कैरेक्टर था, असल लाइफ का। तो उस फिक्शन के अंदर या उस मनगढ़ंत स्टोरी के अंदर एक रियल कैरेक्टर ने जंप कर लिया जो रियल लाइफ में पाया जाता है, उस कैरेक्टर ने जंप कर लिया, तो इसको हम कहते हैं मैजिक रियलिज्म। या जिस तरह अगर मैं आज नावल लिखता हूँ, नावल मनगढ़ंत स्टोरी होती है, सारे कैरेक्टर्स फर्जी हैं, लेकिन उसमें एक कैरेक्टर मैं कायद आज़म का या अल्लामा इकबाल का इंक्लूड कर देता हूँ जो कि असल लाइफ में एग्जिस्ट करते थे। तो ये है मैजिक रियलिज्म। उसके बाद स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ये बेसिकली वहीं से ओरिजिनेट होता है, इसका कॉन्सेप्ट साइको एनालिसिस से। अब ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटर अपनी साइकी को डेवलप करता है, और राइटर एक ही फ्लो में बैठकर अपनी पूरी की पूरी राइटिंग लिख देता है। स्ट्रीम का मतलब होता है नदी, कॉन्शियसनेस होता है नॉलेज बहाव, अपनी जो नॉलेज होती है, अपनी अवेयरनेस होती है, वो अपने कॉन्शियसनेस का बहाव, अपनी नॉलेज का बहाव, वो एक ही दफ़ा बैठकर सारी की सारी स्टोरी लिख देते हैं अपनी वर्डिंग में। और
अगर वो एक कैरेक्टर लिख रहा है तो उस टाइम पे उसके माइंड में वो कैरेक्टर चल रहा है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें कैरेक्टर के इनर थॉट्स को प्रॉपरली अलग से स्टडी नहीं करना पड़ता, राइटर हमें खुद बता देते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का ये होता है कि इसमें स्टोरी जंप करती है, कई दफ़ा फ्यूचर से पास्ट में जंप कर जाती है, कई दफ़ा पास्ट से प्रेजेंट में आ जाती है। तो इस तरीके से ये जंप करती रहती है। बहुत से फेमस लोग हैं जिन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखा है, जस्ट लाइक वर्जीनिया वुल्फ, हमारा जेम्स जॉइस, विलियम फॉल्कनर, इन सब लोगों ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में ज़रूर लिखा है। उसके बाद एब्सर्डिज्म, जिसकी मैंने अभी बात की, एग्जिस्टेंशलिज्म की सब ब्रांच है। एब्सर्डिज्म इलॉजिकल, बगैर किसी लॉजिक पे बेस करती है, कोई लॉजिक नहीं होता है इसके अंदर। जिस तरह एक मशहूर प्ले था सैमुअल बैकेट का, वेटिंग फॉर गोडो के नाम से, तो उसके अंदर कुछ भी लॉजिकल नहीं हो रहा। दो लोग वेट कर रहे हैं किसी एक गोडो नाम के बंदे का, वो भी नहीं पता कि वो बंदा है क्या है, ये भी नहीं पता वो कब आएगा, आज दिन कौन सा, उनको कुछ भी नहीं पता। तो ये टोटली इलॉजिकल चीज़ है। और उसके बाद एक मूवमेंट जो बहुत फेमस थी इमेजिज़म के नाम से। अब ये इमेजिज़म मूवमेंट ये भी पेंटिंग टाइप की ही मूवमेंट है। इसके अंदर प्रॉपरली अपने टेक्स्ट के अंदर इमेजरी डेवलप कर देते थे राइटर्स। तो इमेजरी वाले अंदाज में, जिस तरह रोमांटिक पोइट्स इमेजरी पोर्ट्रे करते थे, लाइन पढ़ के हमारी आंखों के सामने वो मंज़र आ जाता था। तो ये जो 20th सेंचुरी के राइटर्स थे ये भी इमेजिस्ट थे। इमेजिस्ट एक ग्रुप भी था इनका राइटर्स का, जो लोग राइटिंग्स लिखा करते थे, और स्पेसिफिकली ये पोइट्री ही हुआ करती थी इमेजिस्ट इमेजिज़म में। तो वो पोइट्री पढ़ के हमारे आंखों के सामने वो मंज़र छा जाता था, इसे हम कहते हैं इमेजिज़म। तो यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी।